नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टारगेट रहा है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सुन लें। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है क्लास 11 12 की। देखिए हमारा बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में किस तरह से आप सफल हो, इसके पीछे हमारी रणनीति क्या है। हमारी रणनीति इस बेस पर है कि हम कितना बढ़िया बेहतरीन ढंग से आप लोग का एनसीईआरटी कवर कराएं, और पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, एनसीईआरटी कवर करने के लिए क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी ही ज्यादा मस्ट होती है, लेकिन हमने 9 10 को भी इंक्लूड किया है। मतलब 9 10 11 12 की पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। एक एक चैप्टर का मैं नोट्स दूंगा, पीपीटी भी दूंगा। देखिए पावर पॉइंट पीडीएफ दूंगा, ठीक है, पावर पॉइंट पीडीएफ दे रहा हूं, मतलब पूरी तरह से चित्रात्मक शैली में आप लोग को बढ़िया बेहतरीन नोट्स मिलेगा। हर चैप्टर का नोट्स मिलेगा, उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज जो होगी वह कुछ टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगी और कुछ फैक्चुअल टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, तो आइए आज मैं जो चैप्टर आपका कंप्लीट करा चुका हूं, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह आपका रोमन साम्राज्य से संबंधित आपका चैप्टर है। ठीक है, यह जो आपका चैप्टर है, यह रोमन साम्राज्य से संबंधित आपका चैप्टर है। ठीक है, रोमन साम्राज्य से संबंधित यह आपका चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इस चैप्टर को तो हमने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, इस चैप्टर का नाम है। तो इसी चैप्टर पर आधारित आज मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं आप लोग के सामने, और यह टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, और यहां से काफी प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, प्रश्न यह है कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य, ईसाई धर्म जो है वह रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। ठीक है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना, ये आपको बताना है। ठीक है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना, पहली शताब्दी में, या फिर दूसरी सदी में, या फिर तीसरी सदी में, या चौथी सदी में। तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना, तो यह आपका चौथी सदी में बना था, चौथी सदी में। ठीक है, अभी विरोध हो रहा है बहुत ज्यादा यरूशलेम और यरूशलेम को लेकर। यरूशलेम जो जगह है, स्थान है, ठीक है, फिलिस्तीन में, उसको लेकर विरोध हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग यही सोचते हैं कि फिलिस्तीन का वह भूमि है जिस पर यहूदियों ने बहुत ही पहले ही वहां पर कब्जा कर लिया हुआ है 1946-47 के करीब। मैं आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम का इतिहास मुस्लिम इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। ठीक है, वह जो यरूशलेम है, वह असल भूमि जो है वह यहूदियों की है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जा रहा है कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना, तो चौथी सदी में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना। लेकिन चौथी सदी से पहले ईसाई और यहूदी धर्म राजकीय धर्म था। ठीक है, यहूदी धर्म राजकीय धर्म था रोमन साम्राज्य का, और रोमन साम्राज्य की ही भूमि आपका यरूशलेम था। ठीक है, तो यह बात लोग बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, और यही मानकर चलते हैं कि फिलिस्तीन पर, यरूशलेम का, फिलिस्तीन वाली भूमि पर यहूदियों का कब्जा है, लेकिन वह नहीं पता है कि यहूदियों का इतिहास यरूशलेम से रहा है। वह जो यरूशलेम भूमि है, ठीक है, वह यहूदियों की भूमि रही है। ठीक है, राजकीय धर्म रहा है यहूदी धर्म। ठीक है, मतलब चौथी सदी के बाद ईसाई धर्म राजकीय धर्म बन गया। आइए पूरी कहानी देखते हैं, इसकी व्याख्या में ही आपको सब कुछ जानकारी क्लियर हो जाएगी आप लोग को। ईसाई धर्म चौथी सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया। ठीक है, जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म चौथी सदी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया। चौथी सदी अपने आप में सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों तरह से काफी उथल पुथल वाली थी। ठीक है, चौथी सदी सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण विकास हुए। सम्राट कांस्टेंटाइन, देखिए सम्राट कांस्टेंटाइन ने ही ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाया था। सम्राट कांस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को आधिकारिक बनाने का फैसला लिया था। ठीक है, ईसाई धर्म का जन्म रोमन साम्राज्य में हुआ। बिल्कुल, ईसाई धर्म का जन्म रोमन साम्राज्य में हुआ। ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, वह रोमन साम्राज्य से थे। बैतलहम के पास उनका जन्म हुआ था, वह रोमन साम्राज्य का ही तो हिस्सा था वह। ठीक है,
तो ईसा मसीह को रोमन अधिकारियों द्वारा जेरूसलम में रोमन प्रांत के एक शहर में मार डाला गया। देखिए ईसा मसीह को फांसी की जो सजा मिली थी, ईसा मसीह को जो सूली पर लटकाया गया था ना, वह रोमन गवर्नर ने लटकाया था। उस रोमन गवर्नर का नाम क्या था? उस रोमन गवर्नर का नाम क्या था? ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, उस रोमन गवर्नर का नाम था पोंटियस। पोंटियस ही था शायद, रोमन गवर्नर पोंटियस शायद इसका नाम था। ठीक है, और इसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। तो आप लोग खुद देख लीजिए जेरूसलम का कितना इतिहास रहा है ईसाई धर्म को लेकर और यहूदी धर्म को लेकर। बाद में जब इनको सूली पर चढ़ा दिया गया ईसा मसीह को, तो उनके शिष्यों ने साम्राज्य के भीड़ भाड़ वाले शहर में उल्लेखनीय सफलता के साथ नए धर्म का प्रचार किया। बाद में उनके शिष्यों ने इस धर्म को आगे बढ़ाया और लोग उस धर्म के प्रति आकर्षित हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है थोड़ा तार्किक है। जैसे अगर कहा जा रहा है कि 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया, 2000 साल पहले अगर कोई व्यापारी ये बता रहा है कि वह गाजा, पेट्रा या अपोलो गोश में जा चुका है। ये जो शहर है ना, ये सीरिया और तुर्की के आसपास के शहर हैं, ये मतलब यह रोमन साम्राज्य के हिस्से थे। ठीक है, तो अगर 2000 साल पहले कोई व्यापारी यह बता रहा है कि वह गाजा में, पेट्रा में और अल्पो गोश में जा चुका है, तो निम्नलिखित में से कौन से व्यापारिक मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? ठीक है, आप जानते हैं एनसीईआरटी में इस तरह के फैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यापारी ये बता रहा है कि वह गाजा में, पेट्रा में या अपोलो गोश में जा चुका है, तो किस व्यापारिक मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा किया है? देखिए, मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था, क्या वह भूमि है? बिल्कुल यही बात है, सही है भाई। यह जो भूमि जो थी वह रोमन शासकों का यहाँ पर नियंत्रण था, यह वही मार्ग था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मार्ग जिन पर फारसी शासकों का नियंत्रण था। तो भाई ये जो जिस रास्ते से जा रहा है ना, गाजा में, पेट्रा में, अपोलो गोश में, ये कभी फारस की हिस्सा रही ही नहीं है। ठीक है, मार्ग जिन पर कुषाणों का नियंत्रण था, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, मार्ग जिन पर चीनी शासकों का नियंत्रण था, यह भी गलत है। कौन सही है? तो यह गाजा, पेट्रा और वह अपोलो गोश में जा चुका है। यह जो भूमि थी यह रोमन शासकों के नियंत्रण में थी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या में इसका बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा या अपोलो गोश में गया था, इसका मतलब है कि उसने रोमन शासकों द्वारा नियंत्रित मार्ग से यात्रा की है। ठीक है, विभिन्न व्यापारिक मार्गों के माध्यम से रोमन साम्राज्य में विदेशी वस्तुओं जैसे दालचीनी, काली मिर्च और रेशम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, तो देखिए रोमन साम्राज्य में जो दालचीनी, काली मिर्च, मसाले, ये जो रोमन साम्राज्य में आते थे, कहाँ से आते थे? ये पूर्वी देशों से ही आते थे, भारत से आते थे भाई। सबसे ज्यादा मसालों का या काली मिर्च, दालचीनी का जो सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था, भारत से निर्यात किया जाता था। भारत के मसालों के दीवाने थे यूरोप के लोग, आज से नहीं है। लोग सोचते हैं भाई अंग्रेज आए तब वो मसाले की, तभी अंग्रेजों से बस केवल अंग्रेजों को लेकर भारत और यूरोप का इतिहास नहीं है। भारत और यूरोप का जो संबंध है ना, वह लगभग पहली सदी से भी पहले का है, पहली सदी से भी पहले का है। ठीक है, और यूरोप के जो लोग थे वो भारतीय दालचीनी, काली मिर्च, मसाले से बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और यह काली मिर्च, दालचीनी, मसाले कौन लेकर जाता था यूरोप वासियों के पास? अरब के यात्री लेकर जाते थे, अरब यात्री। ठीक है, अरबी यात्री या फिर रोमन के यात्री आदि लेकर जाते थे। ठीक है, और काली मिर्च को रोमन के लोग इतना पसंद करते थे कि काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। यवन प्रिय मतलब यवन लोगों को पसंद आने वाली चीज। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में विदेशी वस्तुएं जैसे दालचीनी, काली मिर्च और रेशम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी। ठीक है, सुदूर पूर्व से माल दो गलियारों। अब देखिए सुदूर पूर्व की बात क्या है? मतलब यूरोप को लेकर सुदूर पूर्व कौन सा जगह है? भारत ही तो है, भारत ये है। अब मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो तो भारत के ही हिस्से है, तो भाई उनको नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, चाहे मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास को भी पढ़ रहे हैं ना, तो फिर जो पड़ोसी छोटे छोटे जो देश हैं, जो इतिहास की गलतियों से उभर कर सामने आए हैं, उनको उनका जिक्र यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का मतलब संपूर्ण भारत। ठीक है, तो सुदूर पूर्व से माल दो गलियारों, लाल सागर और फारस की खाड़ी के माध्यम से रोम पहुंचा था। ठीक है, अब सुदूर पूर्व से मतलब भारत से जो माल जाता था वो किस रास्ते जाता था? लाल सागर और फारस की खाड़ी। लाल सागर और फारस की खाड़ी तो थे माल को ले जाने के लिए।
रोम के निवासियों के पास, ठीक है। और आज भी अगर यूरोप से कोई माल की आवाजाही होती है तो फारस की खाड़ी और लाल सागर के रास्ते ही होती है। लाल सागर गलियारा रोमन व्यापार के माध्यम से लगभग 800 वर्षों तक एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग बना रहा, जो भूमध्य सागरीय बेसिन को अफ्रीकी तट, भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ता था। दक्षिण पूर्वी एशिया से विदेशी विलासिता ने भी फारस की खाड़ी के माध्यम से रोम पहुंचा था। अब दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब भारत और चीन की बात की जा रही है। यहाँ से विदेशी विलासिता, भारत के पास विलासिता के लिए कौन सी चीजें थी, ठीक है, मलमल था, कपास था, हाथी दांत था, ये सब क्या था। और फिर उसके बाद रेशम आदि जो उद्योग था, रेशमी कपड़े थे, ठीक है, ये सब विदेशी विलासिता की चीजें थी जो फारस की खाड़ी के रास्ते कहाँ पहुंचता था, रोम पहुंचता था, ठीक है। गाजा और पेट्रा जैसे व्यापारिक केंद्र, गाजा और पेट्रा क्या थे, व्यापारिक केंद्र थे। व्यापारिक केंद्र लाल सागर के पास ही स्थित थे, जबकि अपोलो गोश फारस की खाड़ी के पास स्थित था। लेकिन इस पर कब्जा किसका था, रोमन साम्राज्य का कब्जा था इस पर, ठीक है, इस क्षेत्रों पर। इन केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ने वाले रास्ते पर करीब 2000 साल पहले रोमन शासकों का नियंत्रण था। अगला प्रश्न देखिएगा, गाल रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत बन गया। गाल, देखिए गाल जो था वो प्राचीन क्षेत्र था। गाल, आज हम फ्रांस जो देखते हैं, आज जो फ्रांस है ना, फ्रांस का प्राचीन नाम ही गाल था। दरअसल गाल ही मूल नाम था। गाल जो था ना, यह आपका मूल नाम था, मूल नाम, ठीक, असली नाम गाल ही था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर एक जनजाति रहती थी, फ्रेंच जनजाति। फ्रेंच जनजाति के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ गया, फ्रांस पड़ गया, ठीक है। तो यही कह रहा है गाल रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत बन गया था, तो गाल रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत बन गया था, फ्रांस, ठीक है। विकल्प 2 जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, रोमन साम्राज्य एक प्रांत, रोमन साम्राज्य की एक प्रांत गाल में 2 व्यापक तटरेखाएं, पर्वत श्रृंखलाएं, लंबी नदियां, जंगल और कृषि के अनुकूल मैदानों के बड़े हिस्से शामिल थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य में गाल में यह सब चीजें थी। फ्रैंक्स एक जर्मनी जनजाति के नाम पर गाल का एक नया नाम क्या पड़ा, फ्रांस कहा जाने लगा। 600 बीसी 6वीं शताब्दी से यह क्षेत्र फ्रैंकिश या फ्रांसीसी राजाओं द्वारा शासित राज्य था जो ईसाई थे। गाल, फ्रेंच गाल, लैटिन गालिया, गैलिया प्राचीन लोगों का निवास क्षेत्र, गल्स जिसमें आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, कुछ हिस्से, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली थे। मतलब यह जो गल्स जो था ना, ये गल्स या गाल जो क्षेत्र था, इसमें ये सभी हिस्से शामिल थे। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली आदि ये सभी क्षेत्र जो थे वो गाल क्षेत्र के ही अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, रोमन साम्राज्य में कृषि आधारित गतिविधियां थी। रोमन साम्राज्य में जो कृषि आधारित गतिविधियां थी वह क्या थी, अत्यधिक समृद्धि आर्थिक गतिविधियां, स्पेनिश जैतून के तेल की बड़ी भारी मांग थी, कुछ क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कुछ अत्यधिक खेती वाले थे, और उपरोक्त सभी। तो विकल्प 3 जो है ना, यही आपका सही है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ थे और कुछ अत्यधिक खेती वाले क्षेत्र थे। देखिए अब इसका उत्तर देखिएगा, साम्राज्य में कई क्षेत्र शामिल थे जिसकी असाधारण उर्वरता के लिए प्रतिष्ठा थी। साम्राज्य में कई ऐसे क्षेत्र थे जिनकी असाधारण उर्वरता थी, ठीक है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और भारी खेती वाले थे, ठीक है, और कुछ कम उपजाऊ थे, ठीक है। स्ट्रेबो और प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार इटली में, अब देखिए यहाँ पर यह चीजें फैक्ट को आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। स्ट्रेबो, प्लिनी तो जो रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, ठीक है, इनके अनुसार इटली में कैंपेनिया और सिसिली, अब देखिए यह जो इटली में कैंपेनिया है और सिसिली है, यह इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। सिसिली में क्या पैदावार होता था, गेहूं का पैदावार होता था, ठीक है, और वह रोमन साम्राज्य को निर्यात होता था। कैंपेनिया में क्या पैदावार होता था, शराब का उत्पादन ज्यादा होता था कैंपेनिया में, और ये दोनों क्षेत्र जो थे इटली में थे। मिस्र में फ्यूम, गैलिली और बाइट जैक्यूम, ठीक है, ये सभी क्षेत्र थे, ठीक है, मिस्र में। तथा दक्षिणी गाल में गैलिया नार्बोनेसिस कहा जाता था इस क्षेत्र को, और बायटिका जो दक्षिणी स्पेन में था, बायटिका जो था वो दक्षिणी स्पेन में था और साम्राज्य की सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा था बायटिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही बातें हमने बताया कि कैंपेनिया में अच्छी किस्म की शराब आती थी, कैंपेनिया में अच्छी किस्म की शराब आती थी, अच्छी किस्म की शराब बनती थी कैंपेनिया में, जो कहाँ था, कहाँ का शहर था, इटली का शहर था, ठीक है। सिसिली और बाइकेजियम, सिसिली में क्या होता था, गेहूं का उत्पादन होता था। सिसिली कहाँ का शहर था, इटली का था, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता था। और बाइजेकियम जो था वह मिस्र का शहर था, ठीक है, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में रोम को गेहूं का निर्यात किया जाता था। ये दोनों जो जगह थे, यहाँ से बड़ी मात्रा में रोम को गेहूं का निर्यात किया जाता था, क्योंकि सिसिली और बाइकेजियम में
गेहूं का उत्पादन होता था। ठीक है, अब देखिए गैलीली 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 जो गॉल गॉल कंट्री में पड़ता था, गैलीली में घनी खेती होती थी, सबसे ज्यादा खेती गैलीली में होती थी। स्पेनिश जैतून के तेल का मुख्य रूप से, अब देखिए स्पेन जो था, जैतून के तेल का मुख्य रूप से स्पेन के दक्षिण में, देखिए अब यह जो स्पेन है ना, ये स्पेन है, ये किसका पैदावार करता था? जैतून के तेल का। और आज भी जैतून का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो स्पेन में ही होता है। लेकिन स्पेन में किस जगह पर जैतून का उत्पादन होता था? तो स्पेन के दक्षिण में ग्वाडलक्वियर नदी के किनारे इसकी खाड़ी थी। ग्वाडलक्वियर नदी के किनारे मतलब जैतून का उत्पादन होता था। ठीक है, पत्ता होता है जैतून का, उसके बाद उसका तेल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ उसका उत्पादन होता था। तो ये सब चीजें आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रोमन साम्राज्य को किस शहर से सबसे अच्छी तरह की शराब मिलती थी? तो अभी मैं बताया भी हूँ आप लोग को। तो सबसे अच्छी किस्म की शराब कहाँ से मिलती थी रोमन साम्राज्य को? तो सबसे अच्छी किस्म की जो शराब मिलती थी कैंपेनिया से मिलती थी। विकल्प 2 जो है आपका सही है। ठीक है, रोमन साम्राज्य को। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ब्रिकयार्ड, जैतून के तेल के कारखाने आदि का पर्याप्त आर्थिक ढांचा मिला है। अब देखिए रोमन साम्राज्य में ये सब चीजें मिली हैं। ठीक है, गेहूं, शराब और जैतून के तेल का भारी मात्रा में व्यापार और उपभोग किया जाता था रोमन साम्राज्य में। ठीक है, और वे मुख्य रूप से स्पेन, अब देखिए मुख्य रूप से स्पेन से जैतून के तेल का उत्पादन होता था। गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तक कुछ हद तक इटली से आते थे, जहां उनके लिए परिस्थितियां सबसे अच्छी थी। ठीक है, अब गेहूं कहां से आता था? इटली से आता था। शराब कहां से आता था? कैंपेनिया से आता था। जैतून कहां से आता था? स्पेन से आता था। ठीक है, शराब और जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों को एम्फोरा नामक कंटेनर में ले जाया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शराब और जैतून जैसे तेल जो थी, शराब और जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थ, तरल मतलब द्रव पदार्थ, उसको किस एक विशेष पात्र में रखा जाता था, उसे एम्फोरा कहते थे। ऐसे करके था एम्फोरा। ठीक है, मैं नोट्स में तो अपने पीपीटी में तो हर चीजें मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हूँ, समझाया हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं लेक्चर्स क्लास। ठीक है, ये तो आपका टेस्ट सीरीज है। देखिए कैंपेनिया में अच्छी किस्म की शराब आती थी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कैंपेनिया शराब के उत्पादन में फेमस था, और शराब और जैतून तेल जैसे तरल पदार्थ इसमें रखे जाते थे, एम्फोरा में रखे जाते थे। अब देखिए सिसिली और बाइकेजियम में बड़ी बड़ी मात्रा में रोम को गेहूं का निर्यात किया था। सिसिली कहाँ है? सिसिली में गेहूं का निर्यात होता था, यह इटली में है। ठीक है, और बाइकेजियम में कहाँ है? यह आपका कहाँ है? तो ये आपका मिस्र में है। मिस्र में है, और यही दोनों जगहों पर गेहूं का उत्पादन होता था और फिर रोम साम्राज्य को निर्यात किया जाता था। ठीक है, गैलीली में घनी खेती की जाती थी, और स्पेनिश में जैतून के तेल का मुख्य रूप से स्पेन के दक्षिण में नदी का नाम बताया हूँ, ग्वाडलक्वियर नदी था, आगे बताया हूँ। उस नदी के किनारे जैतून के तेल का उत्पादन होता था। ठीक है, और गैलीली जो क्षेत्र है वहां पर घनी खेती की जाती थी। तो यह देखिए मित्रों, कुल 5 प्रश्न थे। अभी यह जो सीरीज में आप लोगों को बताया हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्रश्न है। ठीक है, 5 ही प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा, मतलब ये जो सीरीज में कंप्लीट किया हूँ, इसमें कुल 5 प्रश्न थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और 5 प्रश्न में भर भर कर फैक्ट था और उसकी व्याख्या इस सीरीज की जान थी। आइए अब 60 टेस्ट देख लेते हैं। अब इसमें आप लोग को, इस सीरीज में आप लोग को, मतलब ये जो 60 टेस्ट मैं अब करवाने जा रहा हूँ, इसमें आपको व्याख्या नहीं मिलेगा, सीधे प्रश्न और 4 विकल्प और उत्तर रहेगा। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, यह 3 मुख्य खिलाड़ी थे। ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी, विकल्प डी। मतलब पहला मुख्य खिलाड़ी कौन था? सम्राट था, फिर अभिजात वर्ग और फिर सेना। प्रश्न 2 देखिएगा, प्रश्न 2, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आता था। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो यूरोप का क्षेत्र आ जाता है, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र भी आपका आता है, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र भी आता है। मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही आपके आते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, पेपराइस क्या है? पेपराइस क्या है?
पेपराइस जो है आपका एक पत्थर है, पौधा है या नदी है? क्या है पेपराइस? तो मैं आपको बता दूं, पेपराइस जो था एक पौधा था, और यह पौधा जो उगता था ना, नील नदी के किनारे उगता था। नील नदी के किनारे यह पौधा उगता था, पेपराइस। ठीक है। और इस पौधे से क्या तैयार होती थी? लेखनी तैयार होती थी। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, बताया भी है। लेखनी तैयार होती थी, मतलब कलम तैयार होता था। कलम तैयार होता था, और जिसे लिखा जाता है यार, और इसके पत्तों पर भी लिखा जाता था, पत्तों पर भी लिखा जाता था। और और यह सरकंडे जैसा था। ठीक है। गांव के जो लोग क्षेत्र होंगे, आप लोग जानते होंगे नरकट होता है, सरकंडा। ठीक है। वैसा ही सरकंडे जैसा पौधा होता था पेपराइस, जो नील नदी के किनारे उगता था, जिसे लेखनी यानी कलम तैयार होती थी और उस पर लिखा भी जाता था। ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा। रोम के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और आपस में लड़ते थे। रोम के लोग तो रोम के लोग किस देश को अपना कंपटीटर मानते थे? किस देश को अपना कंपटीटर मानते थे रोम के लोग? मिस्र को, इराक को, ईरान को, जॉर्डन को? तो ईरान को। ठीक है। रोम और ईरान के लोग क्या थे? मतलब दो ही साम्राज्य थे उस समय। रोम और ईरान दो ही साम्राज्य थे और दोनों आपस में कंपटीटर थे, दोनों आपस में लड़ते थे। ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। और ईरान के ससानी राजवंश ने रोम पर कई बार अटैक किया था 3री सदी में और उसे पराजित किया था। ठीक है। काफी क्षति पहुंचाया था रोम साम्राज्य को। प्रश्न 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर की सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? बताइए। कौन सा रोमन सम्राट था जिसने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? ये सेनेटर क्या होते थे? सेनेटर जो होते थे, मैंने आपको बताया था अपने क्लास में, सेनेटर जो होते थे यही अभिजात वर्ग थे। ठीक है। मतलब रोमन सम्राट आगस्टस की राजतंत्र स्थापित करने से पहले सेनेटरों के द्वारा ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था चलाई जाती थी, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था में कुछ परिवारों का, कुछ सामंत वर्गों का ही प्रभाव रहता था। ठीक है। इसे ही सेनेटर बोला जाता था। तो जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था शुरुआत हो गई तो सेनेटरों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, लेकिन बाद में जो एक ऐसा शासक जिसने, रोमन सम्राट, जिसने सेनेटर की सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वह चाहता था कि सेनेटरों का पूरी तरह से प्रभाव खत्म हो जाए। तो वह शासक था गैलिनस। गैलिनस विकल्प सी जो है आपका सही है, गैलिनस है। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? यातायात के साधन से, मटके या कंटेनर से? तो आप जानते हैं एम्फोरा जो था वो क्या था? मटका, एक कंटेनर था जिसमें शराब या जो भी तरल पदार्थ रखा जाता था। मटका जैसा कंटेनर था जिसमें क्या था? शराब या तरल पदार्थ रखे जाते थे। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। रोमन सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में राजतंत्र स्थापित किया, उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए, मतलब रोमन साम्राज्य में 27 बीसी में यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई थी। 27 बीसी में। और किसने स्थापना किया था? रोमन सम्राट अगस्टस ने स्थापना किया था। ठीक है। ठीक है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलाया था। ठीक है। तो इसकी स्थापना से पहले, राजतंत्र की स्थापना 27 बीसी में हो गई थी। ठीक है। तो इसकी स्थापना से पहले कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सेनेटरों का प्रभाव था। सेनेटर लोग मिलकर अपना सेनेट बनाए थे। सेनेट एक सभा होती थी। ठीक है। और उसके माध्यम से वह शासन करते थे। लेकिन 27 बीसी में रोमन सम्राट अगस्टस ने राजतंत्र स्थापित कर लिया, जो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। ठीक है। तो राज्य स्थापित कर लिया। तो इस राज्य व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपेट कहा जाता है। विकल्प बी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा। सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें किस वर्ग को शामिल किया गया था? अब आप ये बताइए। अभी मैं कई बार मैं बोल चुका हूं एक ही बात कि सेनेट जो क्या थी? संस्था थी। सेनेट मतलब राजतंत्र के स्थापित होने से पहले सेनेट संस्था थी। राजतंत्र के स्थापित होने के बाद भी सेनेट संस्था बनी रही, लेकिन उसका प्रभाव कम हो गया। और इस सेनेट जो थी एक प्रकार की सभा थी जिसमें कुलीन लोग थे। कुलीन लोग। ठीक है। कुलीन में सब आ जाएंगे भैया। कुलीन में कुलीन वर्ग भी आएगा, विजात वर्ग भी आएगा, जमींदार भी आएगा। कुल मिलाकर एक ही शब्द तो है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का का वजन कितना था? आप ये बता दें, आपको यह बता दूं कि रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के चला करते थे, लेकिन चांदी के सिक्के की कमी हो गई रोमन साम्राज्य में। उसके बाद सोने के भी सिक्के चलने लगे रोमन साम्राज्य में। ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में जो चांदी का सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था दिनारियस। दिनारियस। ठीक है।
और यह कितने वजन का होता था? 1 ग्राम का होता था, 2 ग्राम का होता था, 3.5 ग्राम का होता था या 4.5 ग्राम का होता था? जो 4.5 4.5 ग्राम का होता था दिनारियस, जो चांदी का सिक्का होता था। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? राजनीतिक इतिहास में प्रमुख खिलाड़ी कौन था? न्यूनतम वर्ग, मध्यम वर्ग, सामाजिक संगठन, अभिजात वर्ग था। अभिजात वर्ग था, विकल्प बी। अभिजात वर्ग में कौन आएगा? सम्राट आ जाएंगे, ठीक है, सेनेटर आ जाएंगे और फिर आपकी सेना आ जाएगी। यही 3 मुख्य खिलाड़ी थे। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री एनसीईआरटी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा और देख लीजिए। इसमें मैं 10 क्वेश्चन मैं शॉर्ट में दिया हूँ, 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज शॉर्ट में दिया हूँ और 5 जो क्वेश्चन है वो आपका विस्तृत उत्तरीय टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। यह जो पूरा कोर्स रहेगा ये 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स रहेगा। जो ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी की सीरीज मिलेगी और ऐसे ही आप लोग को बेहतरीन नोट्स मिलेगा। कम से कम 2000 एमसीक्यू मैं देने वाला हूँ आप लोग को, 2000 एमसीक्यू की सीरीज में आप लोग को देने वाला हूँ ऐसा। ठीक है, इसमें 60 टेस्ट सीरीज भी रहेगी और फुल एक्सप्लेनेशन वाले भी रहेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आपका।